हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका इस नए यूट्यूब चैनल एमके विज़डम एकेडमी में। तो आज ये मेरा काफ़ी लंबे समय के बाद यानी लंबे दिनों के बाद वीडियो आ रहा है। उसका कुछ टेक्निकल इश्यू था कि माइक खराब हो गया था। अचानक माइक धोखा दे दिया था, तो माइक मँगाने में कम से कम 3 से 4 दिन तो लग जाते हैं। और मेन चीज़ है सपोर्ट लेना, सपोर्ट लेता भी नहीं है क्योंकि हम लोग मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं, है ना? तो अब ये नया मैक आ चुका है, अब आपको ये वीडियो जो है रेगुलर मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ। नए वर्ष में आप ऐसा एक जुनून पैदा करिए अपने अंदर कि इस साल हमको नौकरी ले ही लेना है। उसके बाद नेक्स्ट और क्या बोले, और एक नोटिफ़िकेशन भी आया है, जो हम अगर बोल रहे थे कि दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है, वो कम से कम जनवरी के 22 जनवरी तक ही चलेगा, 22 जनवरी तक चलेगा। तो उसके बाद जो है एमटीएस का पारी है। दिल्ली पुलिस के बाद एमटीएस का बारी है। तो एमटीएस का बारी है तो वो भी कम से कम 20 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक मैंने बोला था। 20 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक बोला था। तो उसका भी डेट अनाउंस हो गया है कि उसका भी एग्ज़ाम डेट आ गया है। और साथ ही साथ जीडी का भी आ गया है कि 23 या फिर 23 फरवरी से इसका भी स्टार्ट है। और जो एग्ज़ाम का जो ये होता है ना, स्लॉट सिलेक्शन कि आप सेंटर चुन सकते हैं, दिन चुन सकते हैं कौन-सा दिन और कौन-सा शिफ्ट में और कितने बजे वाले। वो सब वो आगे अनाउंस करेगा, वो बताएगा। हालाँकि वो एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले होगा। हालाँकि एमटीएस का डेट आ गया, अब जीडी का भी आ गया। तो जीडी को अब देखें हम तो ज़्यादा दिन नहीं, हमारे पास करीबन 20 दिन जो 20 के 25 दिन जनवरी है और बाकी जो बचा 10 दिन 20 दिन वो रीज़निंग, कम से कम हमारे पास 40 दिन है, 40-42 दिन है हमारे पास। तो इतने दिनों में हमारे ये प्रैक्टिस सेट तो चल ही रहा है, साथ ही साथ इंग्लिश का हिंदी का जो चैप्टर है वो 4 से 6-7 चैप्टर हो चुके हैं और 6-7 चैप्टर और हैं। उसको हम पढ़ के उसके बाद हिंदी का प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ऐसा होता है ना, जो नंबर बूस्ट करने में आपकी मदद करता है। कि हम शुरू में प्रैक्टिस सेट बना रहे थे, तो मेरा 15 सही हो रहा था, 14 शुरू हो रहा था, सही हो रहा था और रिपीट करते-करते उसको प्रैक्टिस सेट देखते-देखते आज जाके 20 में 20 सही हो रहा है। तो प्रैक्टिस सेट ऐसा है जो नंबर बूस्ट करता है, लेकिन प्रैक्टिस सेट देखने से पहले वो जितना भी प्रैक्टिस सेट में 20 से 20 सवाल आते हैं, तो उसमें सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए, तो वो चैप्टर भी पढ़ेंगे। और साथ ही साथ ये 5 आपका प्रैक्टिस सेट आ गया, ये आज का दिन छठा प्रैक्टिस सेट है। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6 नंबर, ठीक है? ये सारा चैप्टर है आपका। पहला क्वेश्चन नंबर है फिगर सीरीज से। पहला क्या है? फिगर सीरीज से कि यहाँ पे ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन-सा आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन-सा आएगा? तो देखिए, ये फिगर सीरीज है कि यहाँ पे क्या आएगा? तो ये देखिए बीच में एक जो लाइन खींचा हुआ है ना, बीच में एक लाइन खींचा हुआ है, तो वहाँ पे ये देखिएगा कि इसका लाइन जो है इस डिब्बे की ओर है, इसका लाइन जो है इस डिब्बे की ओर है और इसका लाइन इस डिब्बे की ओर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कोना वाला जो डिब्बा होगा, उसका लाइन नीचे होगा और डब्बा यहाँ पे होगा, यानी कि उसका मुँह इधर होगा। तो बोलेंगे बी में है, सी में है, लेकिन और ये सी में भी है, बी में है, डी में है, सी में है, लेकिन ए में नहीं है, तो आप ए काट दीजिए। ठीक, आगे ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं वो बताते हैं आपको। जैसे अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी डबल स्टार है, यहाँ पे भी डबल स्टार है, तो यहाँ पे भी डबल स्टार होगा, यहाँ पे भी डबल स्टार होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे स्टार होगा, एक यहाँ पे स्टार होगा, ठीक। एक यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे देखिए आधा स्टार है, ये खत्म। उसके बाद यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि बी और सी में हम 50-50 आंसर अब कर चुके हैं। आइए आगे देखते हैं कि यहाँ पे देखेंगे एक वर्ग लिखा हुआ है, एक जो वर्ग बनाया हुआ है, तो वर्ग के अंदर एक और वर्ग है। आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो वर्ग के अंदर एक और वर्ग है, वर्ग के अंदर एक और वर्ग है। और ये वर्ग में जो है, जो बाहरी वाला वर्ग है, उसमें से 3 लाइन गुजरे हुए हैं, 3 लाइन गुजरे हुए हैं। तो हम यहाँ पे चौथा लाइन अपने आप देंगे, कहाँ देंगे? तो ये जो बड़ा वाला वर्ग है, बाहर वाला, उसमें से ये जो लाइन है वो बाहर की ओर है, तो हम यहाँ पे बाहर की ओर लाइन देंगे। तो ये बाहर की ओर नहीं है, क्योंकि ये केवल अंदर और अंदर वाला वर्ग है, इसमें बाहर वाला वर्ग है ही नहीं, है ना? बाहर वाला वर्ग है ही नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। हमारा सीधा ऑप्शन बैठता है बी, क्योंकि एक अंदर वाला वर्ग है और बाहर वाला वर्ग में ये लाइन है और यहाँ पे 2 स्टार है, यहाँ पे भी 2 स्टार थे, यानी कि इसका बी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होता है, एकदम सीधा आंसर की ओर। तो हम ऐसे ऑप्शन एग्जाम में छाट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा,
छह मित्र ए बी सी डी ई और एफ, छहों का नाम दिया हुआ है, केंद्र की ओर मुख करके एक बंद हुए वृत्त में बैठे हैं। जैसे पहला क्या है, पहला इसका काम है एक वृत्त वृत्त बनाना, और वृत्त में कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं। ठीक, आइए अब इसको अरेंज करते हैं कैसे बैठता है वो। बोला है कि ई जो है वो डी के बाईं ओर है, ई जो है वो डी के बाईं ओर है। ई और डी कहाँ लेना है अभी हमको पता नहीं है। आगे सी और ए, सी जो है वो ए और बी के बीच में है, एफ जो है ई और ए के बीच में है। तो हमको ये नहीं कहा गया है कि ई जो है वो दाएं से चौथा या बाएं से चौथा है, वो एक उत्तर की ओर जो सीधा लाइन रहता है उसमें बोलता है कि ई जो है वो दाएं से चौथा है, पहले ई बैठाते हैं फिर ई को लेके धीरे धीरे सब बैठाते हैं। इसमें आप कहीं से भी उठा सकते हैं, जैसे ई ई जो है डी के बाईं ओर है, हम मान लेते हैं ई यहाँ पे है, ठीक, ई यहाँ पे है, तो ई जो है वो डी के तुरंत बाईं ओर है, तो डी कहाँ रखे कि डी का बायां होगा। हम जब भी अगर फिगर बना रहे हैं तो अपना ये दायां हाथ और ये बायां हाथ, यानी इस दायां ओर के लिए चलेंगे, इसको हम बाएं ओर के लिए बाएं ओर की ओर लेके चलेंगे। तो ई जो है वो डी के बाईं ओर है, अगर हम डी को यहाँ रखें तो डी का बायां इधर होगा, क्योंकि डी का दायां ऐसे होगा, ऐसे हमारा दायां जाता है लेकिन ऐसे बायां आता है, यानी कि डी के बाईं ओर ई है। आगे सी ए और बी के बीच में है, सी जो है वो ए और बी के बीच में है ना। सी अगर यहाँ दे तो यहाँ ए और बी देना होगा, सी अगर यहाँ दे तो यहाँ ए और बी देना होगा, दोनों में से कोई जगह। आगे देख लेते हैं, एफ जो ई और ए के बीच में है। अब ई जब यहाँ आया तो ई से रिलेटेड तो हमको बनाना होगा कि एफ जो है वो ई और ए के बीच में है, तो एफ जो है वो ई और ए के बीच में है। हम पता चल गया कि कहाँ बैठा है, कि ई जो है एफ जो है वो ई और ए के बीच में है। अब जो सेकेंड लाइन छोड़े थे वो बन जाएगा कि सी ए और बी के बीच में है, तो सी ए और बी के बीच में है, सी जो है वो ए और बी के बीच में है। तो ये छह के छह व्यक्ति बैठ गए वृत्त में और सबका मुंह अंदर की ओर है। अगर ये दे देता कि सबका मुंह फेस जो है वो बाहर की ओर है, तो क्या करते, ये दाएं की जगह बाएं कर देते, केवल दाएं की जगह बाएं कर देते। और जबकि सबका फेस अगर अंदर की ओर है तो ज्यों का त्यों बनाएंगे, जैसे दायां ऐसे बायां, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है कि ए के दोनों ओर कौन कौन है, ए के दोनों ओर कौन कौन है, तो ए के एक और सी है और ए के एफ एक और एफ है, यानी कि कौन कौन है, तो सी और एफ है। कौन कौन है, सी और एफ है, ऑप्शन में है। ऑप्शन में चौथा नंबर में यहाँ पे ये डी लिखा हुआ है, डी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा, सी और एफ है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है ना, नीचे चल गया, इसीलिए कि ए के दोनों और कौन है, सी और एफ है, तो सी और एफ इसका नंबर चौथा विकल्प जो है इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें क्रम के अनुसार भरना है कि कौन सा आएगा, है ना। जैसे अगर देखेंगे इसमें हम डायरेक्ट बोले कि इसके बाद क्या है उसके बाद क्या है वो भरना होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे डबल बी है, लेकिन यहाँ पे देख रहे 4 बी है, अरे ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। आइए देख लेते हैं, जब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे अगर यहाँ पे इसके पहले बी दे दें, एक मान के चल रहे हैं हम कि अगर यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे दे दे तो 3 हो गया, यानी कि इसके पहले 2 होगा, उसके पहले 1 होगा, यानी कि क्या है, रिपीट वाला सीरीज है, क्योंकि हम 2 और ये 4 से हम समझ गए कि रिपीट वाला सीरीज है। आइए देखते हैं, जैसे अगर यहाँ पे सारा ऑप्शन देखें तो ए और बी से शुरू है, बी से एक ऑप्शन शुरू है, ए से 3 ऑप्शन शुरू है, तो 90% चांस बनता है हमारा कि ए वाला सही होगा, क्योंकि जो ज्यादा मिलते जुलते ऑप्शन होते हैं ना वही हमको फंसाते हैं और वही हमारा आंसर भी होता है। आइए देखते हैं कैसे, कि हम अगर यहाँ पे ए रखते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे अगर ए रखते हैं तो ये तो बी वाला ऐसे कट जाएगा, ठीक। उसके बाद ए बी है डबल ए है, अब डबल ए है डबल बी है और डबल बी है, तो आइए देखते हैं कि अगर हम डबल ए है तो यहाँ पे डबल बी रखते हैं, क्योंकि बी के बाद तुरंत बी है, बी के बाद तुरंत बी है, तो बी के बाद तुरंत बी रखे। उसके बाद जब डबल ए आया डबल बी आया, अगर यहाँ पे ए दे तो ये 3 ए आ गया। क्या किया कि अगर हम पहले यहाँ ए दिए, यहाँ ए के बाद फिर बी दिए, तो यहाँ सिंगल ए दिए, यहाँ पे सिंगल बी दिए, लेकिन ये सिंगल ए और ये पहले से ए दिया हुआ कि मिलके क्या बना, डबल ए, यहाँ पे बना डबल बी, लेकिन अगर यहाँ पे बीच में ए दिए तो यहाँ ट्रिपल ए बन गया, तो हम आगे ट्रिपल बी करेंगे। अगर यहाँ पे बी रख दें तो यहाँ पे भी ट्रिपल बी, यानी कि इसका सीरीज क्या बना, पहले डबल ए फिर डबल बी फिर ट्रिपल ए फिर ट्रिपल बी। उसके बाद अगर यहाँ पे ए दे दें तो यहाँ और यहाँ पे भी ए देना होगा हमको, क्योंकि यहाँ पे 3 ए हो चुका है, तो अगला जो है 4 बार ए आएगा, तो 4 बार ए आएगा और 4 बार बी तो हमारे पास पहले ही है, यानी कि इसका सीधा सीधे हम ऐसे छाट सकते हैं कि ये 4 जो बी है, यहाँ पे 2 बी है, इसे हम देख सकते हैं कि ये रिपीटेड सीरीज है। रिपीट कौन सा है, तो पहले ए है, ए बी, ए जो है 2 बार, फिर 2 बार, बी 2 बार,
फिर ए 3 बार, फिर बी 3 बार, फिर ए 4 बार, फिर बी 4 बार, ऐसे रिपीट है। तो हमारा आंसर कौन होगा? पहले ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर डबल ए। ए बी डबल ए, कौन सा ऑप्शन में है? सी ए बी डबल ए हमारा पहला ही ऑप्शन में है, बाकी सारा सबको काट दीजिए क्योंकि ए बी डबल ए हमारा एक ही ऑप्शन में है, ए नंबर में। तो तीसरा का उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम चौथा की ओर। चौथा क्या कहता है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संख्याओं है, कभी कभी देगा कि किन दो ये चिन्हों को, यानी कि प्लस की जगह गुना और गुना की जगह प्लस चेंज करना होगा, लेकिन यहाँ पे संख्या दिया है, यानी कि 2 की जगह 3, 3 की जगह 2, 18 की जगह 20, 20 की जगह 18, ऐसे। आइए देखते हैं। जैसे अगर पहला ऑप्शन में देखिए, अगर 18 की जगह 3 करे या फिर 3 की जगह 18 करे तो बात तो हमारा वही रहेगा, क्योंकि 18 3 54 और 3 को 18 से गुना करेंगे तो 3 18 54। इससे तो कोई बात बनेगा नहीं, है ना? इससे तो बात बनेगा नहीं, यानी कि ये हमारा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 18 की जगह 3 करो या 3 की जगह 18 करो, गुना करके तो आना वही है। चाहे कहावत क्या है ना, चाकू पे गिरे तरबूज या फिर तरबूज पे गिरे चाकू, दोनों आखिर काटता तो तरबूज ही है। तो उसी प्रकार ये है कि अगर 18 को 3 से गुना कीजिए या 3 को 18 से गुना किए, आंसर तो हमारा 54 ही आएगा। तो ये तो हमारा होगा नहीं, एक ऑप्शन छाट दिए। आगे अब 18 की जगह 12 चेंज करना है। अगर यहाँ पे हम 12 कर दें तो 12 तो 36 हो जाएगा, लेकिन 12 की जगह तुरंत 18 करना है और 18 2 से भागा चला जाएगा, 18 जो है वो 2 से भागा चला जाएगा, यानी कि हमारा ये करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। अगर हम तुक्का भी मारना चाहे तो इसको हम मार के तुरंत निकल सकते हैं, इसको मार के तुरंत निकल सकते हैं। आइए आगे और चेक कर ले कि तुक्का मार के निकल जाए। ये यूट्यूब क्लास है, ना कि एग्जाम है। यहाँ पे तसल्ली से एकदम आराम से जितना लंबा समय लीजिएगा उतना जल्दी एग्जाम में शॉर्ट बनेगा। उसके बाद 22 की जगह 3 करना है, 3 की जगह 22 करना है। अब 22 की जगह 3 किए और 3 की जगह 22 किए, ले अब 18 को गुना करना है 22 से। कभी हम 49 प्रूव कर सकते हैं, 18 गुना 22 काफी लंबा चला जाएगा, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होता। ये ऑप्शन छाटना सिखा रहे कैसे। उसके बाद 2 की जगह 3, 3 की जगह 2। अब 3 की जगह 2 करेंगे तो 18 दूना 36, ठीक है, लेकिन 2 की जगह 3 करेंगे 3 चौक 12, ठीक है। यानी कि अब हम कौन कौन सा बोले, या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है, या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है। अब तो आप 50-50 कर लिए, अब 50-50 में कोई एक उठा के आंसर आपको बनाना होगा। जैसे हम उठाते पहला बी उठाते 18 की जगह 12 और 12 की जगह 18, तो क्या लिखेंगे 22 प्लस 18 की जगह लिखेंगे 12 गुना 3, 3 के बाद फिर माइनस, फिर 12 की जगह 18 और ये भागा 2 है। इसी तरह है ना, हाँ। तो 2 9 18, फिर 12 3 36 और 36 और 22 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 2 8 3 और 2 5, 58 हो जाएगा। 58 में उधर माइनस था 9, ये 9 चल जाएगा, तो 18 में 9 गया 9, बाकी बच्चा 4, यानी कि ये 49 किससे प्रूफ हो गया, तो इससे ही प्रूफ हो गया, बी नंबर से। हम शुरू कर रहे थे कि इसको अगर तुक्का मार के निकलते तो आपका 2 नंबर बच जाता। हालांकि जल्दबाजी में जो नहीं पढ़ता है उसका तुक्का गलत होता है, जो पढ़ के जाता है और जो ऑप्शन छाट छाट के मारता है उसका तुक्का सही होता है हमेशा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि बी नंबर इसका आंसर हुआ, 18 की जगह 12 रखना है और 12 की जगह 18, और ये 2 की जगह 3 नहीं होगा। तो चौथा नंबर का आंसर कौन सा हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, दिए गए आरेख में वर्ग उन छात्रों को दर्शाता है जो कैरम खेलना पसंद करते हैं, त्रिभुज उन छात्रों को दर्शाता है जो शतरंज खेलना पसंद करते हैं, और वृत्त उन छात्रों को दर्शाता है जो लूडो खेलना पसंद करते हैं। यानी कि यहाँ पे एक आपका फिगर दिया रहेगा, त्रिभुज वो है जो लूडो खेलते हैं, वर्ग वो है जो कैरम खेलते हैं, और वृत्त वो है जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो आपको नीचे दिया गया है कि इसमें से कौन सा कैरम और लूडो दोनों खेलने वाले हैं, कैरम या क्रिकेट दोनों खेलने वाले हैं, या फिर लूडो क्रिकेट दोनों खेलने वालों की संख्या कितनी है, ऐसा ऐसा दिया है। यहाँ पे संख्या भी रहेगा और यहाँ पे ABCD भी रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहले हम यहाँ पे शॉर्ट बना लेंगे, क्या कि इसको हम बार बार पढ़ने से मतलब नहीं, यहाँ पे छाप लेंगे। पहले यहाँ पे बोला है कि वर्ग जो है उन छात्रों को दर्शाता है जो कैरम खेलते हैं, तो यहाँ पे हम वर्ग छाटेंगे और यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म C लिख दे रहे कैरम, ताकि हमको बनाने में आसान हो, ठीक। त्रिभुज उन छात्रों को दर्शाता है जो शतरंज खेलते हैं, तो त्रिभुज यहाँ पे छाप लेंगे और उसको क्या लिखेंगे, शतरंज, शतरंज का लिख देते हैं S शॉर्ट फॉर्म। आगे उसके बाद वृत्त उन छात्रों को दर्शाता है जो लूडो खेलते हैं, तो वृत्त उन छात्रों को दर्शाता है जो लूडो, लूडो का हो गया L। यानी कि ये 3 छात्र है, कैरम है और शतरंज है और लूडो है, और ये सबका साइन है, फिगर है। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न क्या बोलता है। प्रश्न है कि कितने विद्यार्थी शतरंज और कैरम दोनों खेलना पसंद करते हैं।
कितने विद्यार्थी शतरंज और कैरम दोनों खेलना पसंद करते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये नहीं बोला है कि कितने विद्यार्थी शतरंज और कैरम दोनों खेलना पसंद करते हैं, लेकिन शतरंज और कैरम दोनों खेलना पसंद करते हैं लेकिन लूडो नहीं। लूडो का बात यहाँ पे नहीं किया है, यानी कि हम लूडो को अगर उसके अंदर आया तो वो ले सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे साफ साफ बोल देता कि कितने विद्यार्थी शतरंज और कैरम दोनों खेलना पसंद करते हैं लेकिन लूडो नहीं, तो लूडो को हम नहीं काउंट करते, लूडो को नहीं काउंट करते। आइए देखते हैं, जैसे शतरंज और कैरम दोनों काउंट करना है, तो शतरंज का कौन सा है जी, त्रिभुज है। कैरम का कौन सा है जी, वर्ग है। यानी कि वर्ग और त्रिभुज के अंदर जितने भी व्यक्ति होंगे हमारा वो आंसर होगा, जवाब होगा। तो वर्ग और त्रिभुज, वर्ग आपका ये रहा, ठीक है, और त्रिभुज आपका ये रहा। हम अभी कैरम का बात नहीं करें क्योंकि कैरम का बात यहाँ पे नहीं किया हुआ है, सॉरी लूडो का बात नहीं किया हुआ है। तो इन दोनों के बीच में कितने लड़के हैं, तो ये देखिए त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है 7 और वर्ग के अंदर भी आ रहा है 7। त्रिभुज के अंदर आ रहा है 5 और वर्ग के अंदर आ रहा है 5। अब बोलेंगे 5 जो है वो विरित के अंदर भी आ रहा है और विरित जो है वो लूडो खेलता है, और लूडो हमें इसमें से आंसर है ही नहीं, तो लूडो नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे आपको ये नहीं पूछा है कि कितने विद्यार्थी शतरंज और कैरम दोनों खेलना पसंद करते हैं लेकिन लूडो नहीं। लूडो नहीं का तो यहाँ पे बात नहीं किया, इसके मतलब ले सकते हैं। अगर बोलता कि लूडो नहीं खेलते हैं तो हम केवल और केवल 7 लेते हैं, जो कि दोनों में आ रहा है, त्रिभुज और वर्ग में। हालांकि त्रिभुज और वर्ग में 5 भी आ रहा है, लेकिन 5 जो है वो विरित में भी आ रहा है, तो विरित लेंगे। यहाँ पे ये नहीं बोला है कि लूडो नहीं खेलते हैं, है ना। तो 7 और 5 दोनों जो है वो शतरंज और कैरम दोनों खेलते हैं, यानी कि 7 और 5 कितने हुए, तो 7 और 5 12, यानी कि हमारे पास 12 ऐसे विद्यार्थी है जो शतरंज भी खेलते हैं, कैरम भी खेलते हैं और थोड़ा मोड़ा लूडो भी खेलते हैं, लेकिन लूडो का जिक्र नहीं किया, उसमें से कैरम वाले भी होंगे। तो 7 और 5 12, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 7 और 5 12, 12 व्यक्ति ऐसे हैं जो शतरंज और कैरम दोनों खेलते हैं, तो पांचवा का आंसर हो जाएगा डी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित संख्या को पूरा, श्रृंखला को पूरा करना है। जैसे 12 के बाद 6 है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये वाला दिख रहा है ना, जैसे 12 के बाद 6 है, 6 के बाद फिर तुरंत 6 है। अरे ये कैसे हो गया, यहाँ पे तो -6 किया, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, गुना 1 कर दिया, 6 कम 6। लेकिन यहाँ पे फिर क्या किया, तो यहाँ पे +3 कर दिया, उसके बाद यहाँ पे गुना 2 कर दिया। यहाँ पे तो ढेर है, ना गुना है ना प्लस है, ज्यादा है, यानी कि ये हमारा लॉजिक का बात नहीं बना, ये लॉजिक का बात नहीं बना। तो और बनेगा क्या, तो आइए देखते हैं। जैसे डिफरेंस इसको नहीं बना तो इसको हमेशा गुना में सोचिएगा। जैसे पहले डिफरेंस देखिएगा, उसके बाद प्लस माइनस देखिएगा। अगर हम प्लस माइनस देखें तो यहाँ पे है क्या है, -6 है, लेकिन यहाँ पे +0 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +9 है, यहाँ पे +36 है। तो ऐसे कुछ लॉजिक बन रहा है, पहले माइनस है फिर प्लस प्लस प्लस, ये भी लॉजिक नहीं बना, ना ही प्लस माइनस का लॉजिक बना, ना ही अल्टरनेटिव का लॉजिक नहीं बना। अब हम गुना और भागा में जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या किया है ये, कि भागा 2 किया है ना, ये क्या किया है, भागा 2 किया है। और भागा 2 को हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू, भागा 2 को क्या लिख सकते हैं हम, कि 0.5 से ये गुना किया है। आखिर 6 को 0.5 से गुना, सॉरी 6 को अगर आधा से गुना कीजिएगा, जैसे 6 को अगर सॉरी 12 को अगर आधा से भाग दीजिएगा, यहाँ पे गुना है तो 2 छक 12, यानी कि 6 ही आएगा ये, यानी कि 1/2, यानी कि हाफ, यानी कि ये हाफ से गुना हुआ है। यहाँ पे फिर देखेंगे तो 1 से गुना हुआ है। हाँ, एक लॉजिक समझ में आया कि यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 1 है, यानी यहाँ पे हो सकता है 1.5, क्या हो सकता है 1.5 से गुना हो सकता है। अब 6 को 1.5 से गुना करेंगे, बहुत लड़के करेंगे क्या, जो गुना भागा नहीं आता है, कि 6 × 25 30 के 0, हाथ में 3, 6 कम 6 और 3 9, और 1 के बाद पॉइंट, तो 9, हाँ सही आंसर। इस तरह नहीं करना, ये कंपटीशन का जमाना है, डायरेक्ट कीजिए 15 छक 90, और 1 अंक के इकाई अंक के बाद पॉइंट था, तो डायरेक्ट हमारा आंसर हो गया 9। यानी कि इसका लॉजिक क्या लगा, पहले गुना 5, फिर गुना 1, फिर गुना 1.5, फिर उसके बाद गुना 2, गुना 2 यानी कि 9 दूनी 18, उसके बाद आप गुना 2.5, अब गुना 2.5 करेंगे तो देखिए 18 दूनी 36, और 2.5 का मतलब आधा, यानी कि 18 दूनी 36, और 18 का आधा 9, 36 और 9 45। तो अब गुना कौन सा होगा जिससे हमें हमारा आंसर आ सकता है, तो 2.5 के बाद गुना 3 होगा, 2.5 के बाद गुना 3, यानी कि 45 दिया कितना होता है, तो 45 दिया होता है 135, 45 दिया कितना होता है 135, 40 दिया 120 और 5 दिया 15, 135, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हुआ, ए नंबर हुआ 135। लॉजिक क्या लगा, गुना 0.5, गुना 1, गुना 1.5, गुना 2, गुना 2.5, गुना 3, ठीक है। तो छठा नंबर का आंसर हो गया ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां, नीचे दिए गए 3 कथन दिए गए हैं,
नीचे 3 कथन दिए गए हैं जिसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिया गया है। निष्कर्ष दिए गए कथन को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक, आइए देखते हैं। यहाँ पे है कथन क्या बोला है कि कुछ साइकिल स्कूटर है, कुछ जो साइकिल है वो स्कूटर है। साइकिल का क्या लिखे? साइकिल का सी लिख रहे हैं। कुछ साइकिल जो है वो स्कूटर है, कुछ साइकिल का भाग कट के स्कूटर बना दिया गया है। सभी स्कूटर बाइक है। अब जितना भी स्कूटर है वो किसके अंदर है? तो बाइक के अंदर है। आगे सभी बाइक ऑटो है, और जितना भी सभी सारा का सारा बाइक है वो ऑटो के अंदर है, टेम्पू ऑटो, है ना। तो ये हो गया हमारा कथन कि सभी साइकिल स्कूटर है, सभी स्कूटर बाइक है और सभी बाइक ऑटो है। निष्कर्ष आपसे पूछा है कि कुछ साइकिल ऑटो है क्या? आपसे ये पूछा है कि कुछ साइकिल ऑटो है क्या? कुछ साइकिल जो है वो ऑटो है। ऑटो का भाग ये रहा बड़ा वाला, ऑटो है जो ये बड़ा वाला है, और साइकिल कौन सा था? तो साइकिल ये छोटा वाला है। यानी कि कुछ साइकिल जो है ऑटो है, तो कुछ साइकिल ऑटो यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ साइकिल ऑटो है, यानी कि पहला हमारा सही है। दूसरा, कुछ बाइक साइकिल है। अब क्या कुछ बाइक जो है साइकिल है? हम बोलेंगे जी बिल्कुल है, क्योंकि ये रहा साइकिल का भाग, ये रहा हमारा बाइक का भाग, तो कुछ बाइक जो है वो साइकिल है, तो कुछ बाइक साइकिल भी है। यानी कि हमारा निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों सही हुआ। किसमें है आंसर जी? तो दोनों निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करता है। ये जो है ना, ये रीजनिंग का बेस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो हमने एमके विजडम एकेडमी में 4 पार्ट में करा चुका है। उसमें संभावना वाली भी है, पॉसिबिलिटी वाली, और ये कथन निष्कर्ष है। ये 4 पार्ट में इसको कवर किया है। आप वहां से इसी चैनल से आप देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट आप चलेंगे 8वां क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। शब्दकोश यानी कि अल्फाबेट में पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, ऐसे ऐसे करते करते जेड होगा लास्ट हमारा। तो शब्दकोश में छांटना है। अब शब्दकोश में कैसे छांटेंगे, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे स्पेलिंग मिलाएंगे। जैसे सबका जो 4 लेटर है, आई एन सी ओ जो है सबका एक जैसा है। आइए उसके बाद देखेंगे, यहाँ पे जो थर्ड लेटर एम और एम इसमें सेम है, एन और एन इसमें सेम है। अब एम और एन में आके बात फंस गई, तो पहले आप बताएंगे कि अल्फाबेट में पहले एम आता है या एन आता है। एम से 13, हम अल्फा प्लेस वैल्यू याद करा चुके हैं। एम से 13, मैं तेरा हो गया, यानी कि मैं तेरा हीरो एक मूवी भी है, तो मैं तेरा, एम तेरा यानी कि मैं तेरा। तो उसके बाद 14 यानी कि पहले एम आएगा। अब पहले एम आएगा कहने का मतलब या तो पहले 1 आएगा या तो पहले 2 आएगा, यानी कि 3 और 4 से ऑप्शन तो शुरू होंगे नहीं। 3 और 4 से शुरू ऑप्शन तो हमारे होंगे नहीं, तो पहला 1 आएगा या तो 2 आएगा। यहाँ पे भी 2 1 है, यहाँ पे भी 2 1 है, तो हम ये समझ गए कि पहले हमारा 2 ही होगा, उसके बाद 1 होगा। यानी कि हमारा ऑप्शन सही छट गया कि पहले दूसरा होगा, उसके बाद 1 होगा। अब चलते तीसरा और चौथा में। तीसरा और चौथा में एन सेम है, तो एन के बाद जी है, एन के बाद एस है। अब बात फंस गया जी और एस में, तो पहले जी होगा या एस होगा? पहले जी होगा या एस होगा? तो जी आता है 7 में, जी फॉर शिखर सम्मेलन, जी 7। उसके बाद एस आता है 19 में, कहाँ सबसे लंबा जाके, यानी कि पहले क्या होगा? पहले तीसरा होगा, उसके बाद चौथा होगा। तो पहले तो होगा 2 1, उसके बाद पहले तीसरा होगा, उसके बाद चौथा, यानी 21 34। यहाँ पे 21 43 है गलत, हमारा एक ही ऑप्शन बचा डी नंबर 2134 यानी कि 8वां नंबर का आंसर कौन सा हो गया? डी नंबर। नेक्स्ट चलेंगे हम 9वां की ओर। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। जैसे यहाँ पे त्रिभुज एसएससी में ऐसे प्रश्न आते हैं, है ना, और बहुत सारे आते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर, यहाँ पे एक ऐसा लॉजिक है कि ऐसा अगर जहां फिगर दिखाई दे तो इसको हम मारेंगे 3। कैसे मारेंगे? तो एक ये छोटा वाला, एक ये छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला, 3 मारेंगे, 3 गिनेंगे इसको। तो यहाँ पे एक ऐसा वाला यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है और यहाँ पे है, यानी कि क्या क्या है? तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2, यानी कि 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, यानी कि अभी तक हम 12 त्रिभुज काउंट कर चुके हैं। काउंट कर चुके हैं। आइए उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? अब आगे है बड़ा वाला। यहाँ पे देखेंगे ये बड़ा वाला, ये तो हमने छोड़ ही दिया 1, फिर यहाँ पे है 2, उसके बाद ये बड़ा वाला तो ले लिया था, है ना, तो 12 और 2 14, ठीक, ये भी ले लिया। उसके बाद और कौन सा छूटा? तो ये बड़ा वाला छूट गया, एक यहाँ पे छूट गया, फिर एक यहाँ पे है, फिर एक अब एक ऐसे देखेंगे, फिर और एक अब ऐसे देखेंगे, यानी कि इसके अंदर 4 चित्र छुपा हुआ, 4 त्रिभुज, यानी कि 12 और 4 16, 16 और 2 18, 18 तो हो चुका है। बोलेंगे और त्रिभुज है, तो और त्रिभुज है, हाँ है, कैसे नहीं है? यहाँ पे ये ऐसा वाला हमने गिना था,
ऐसा वाला गिना था, क्योंकि हमने कहा था ऐसे वाला 1 2 3 जो बोला था, 1 2 3 ऐसे गिना था, 1 2 3 ऐसे किया, ऐसे हमने काउंट किया था, लेकिन ऊपर से तो काउंट नहीं किया था। यानी कि अब ये एक बड़ा वाला छूट गया, फिर ये एक इधर से बड़ा वाला छूट गया, एक ये इधर वाला बड़ा छूट गया, और ये एक इधर बड़ा वाला छूट गया, यानी कि इसमें भी 4 और 18 में भी आप 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास 22 त्रिभुज है। और 22 से और भी बड़ा होंगे क्या? और भी बड़ा तो नहीं होंगे, क्योंकि ये छोटा वाला तो हो गया, बड़ा वाला भी हो गया, यानी कि हमारे पास कितने त्रिभुज हैं? तो 22 त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। बहुत लोग कहने लगे 18 तक गिने, उसके बाद मार दिए, क्योंकि यहाँ पे ये 3 आप गिन चुके हैं, यहाँ पे ये 3 गिन चुके हैं, तो बोले तो इसमें तो गिन चुके हैं, लेकिन ये बड़ा वाला आपने तो छोड़ ही दिया, ये बड़ा वाला, फिर उसके नीचे वाला, तो 2 इधर 2 उधर, 4, 18 और 4 22। तो ऐसे त्रिभुज गिना जाता है। जहां पे ये ऐसा दिखे यानी कि इसमें 3 त्रिभुज है, जहां ऐसा दिखे उसमें से 3 त्रिभुज है। तो 9वां का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, एक विशेष कूट भाषा में मी मिल्क पिक को रोजेस आर येलो लिखा गया है, फिर नील नील डाइस को व्हाइट फ्लावर्स और पिक मुक डिक लिखा गया है। तो अच्छा, यहाँ पे को छूट गया, तो नील और डिक को लिखा गया है व्हाइट फ्लावर, और पिक मुक डिक को लिखा गया है फ्लावर आर फ्रूट्स। तो बोला गया है कि व्हाइट का कोड कौन सा होगा? व्हाइट का कोड कौन सा होगा? आइए इसको बनाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे बोले व्हाइट, तो पहले देखेंगे कि व्हाइट कहाँ पे है? व्हाइट यहाँ पे है, और फ्लावर यहाँ पे है, यानी कि इसका कोड या तो नील हो सकता है या तो डिक हो सकता है, या तो नील या तो डिक। तो नील और डिक दोनों ऑप्शन में है, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है ए और डी बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब आ गए हम 50-50 में, या तो नील या तो डिक, या तो नील या तो डिक। अब हमको अगर ऐसा ऑप्शन रहता ना कि नील और डिक दोनों, या तो नील या तो डिक, तो वो ऑप्शन हम मार के टिक कर सकते हैं, हालांकि ये दोनों अलग अलग ऑप्शन है। अब हम व्हाइट और फ्लावर, आप व्हाइट या फ्लावर में दोनों में से कोई भी ऑप्शन में होगा, उससे हम छाटेंगे कि फ्लावर का कोड कहीं दिया हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पे फ्लावर का कोड दिया हुआ है, यानी कि फ्लावर यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी फ्लावर है। तो इसमें देखेंगे कि नील है या डिक है, तो यहाँ पे देखेंगे डिक है, और यहाँ पे भी देखेंगे डिक है। तो हम ये कंफर्म कर लिए कि डिक जो है वो फ्लावर का कोड है। डिक जो है किसका कोड है? फ्लावर का कोड है। तो डिक जब फ्लावर का कोड हो गया, डिक जब फ्लावर का कोड हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? नील, नील बटा 0, यानी कि नील किसका बचा? किसका बचा? व्हाइट का बचा। तो नील का एक ही ऑप्शन तो बचा, व्हाइट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा नील, यानी कि बी फॉर बॉम्बे, और सी इसका डिक नहीं होगा, क्योंकि डिक का फ्लावर हो जाएगा। हमको व्हाइट ही का पूछा ना था, तो व्हाइट का हो जाएगा नील। ऐसे हम ऑप्शन छाटते हैं। तो 10वां का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा फिगर, है ना, कोई बात नहीं। इसको हम बताते हैं कि एक पासे के ये 2 पासा दिया गया है, 1 2 4 लिखा हुआ है, 6 5 और 2 लिखा हुआ है, ठीक। इसकी 2 घूर्णन स्थितियां नीचे दी गई है। यदि एक जो है वो सबसे नीचे है, तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी? यानी कि कहने का मतलब एक अगर सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर कैसे होगी? कहने का मतलब एक का विपरीत संख्या, एक का विपरीत संख्या। अगर हम लूडो गोटी खेलते हैं, तो अगर ऊपर में 1 लिखा रहता है, नीचे में क्या लिखा रहता है? छक्का 6, तो हम डायरेक्ट मार देंगे 6। 6 ऑप्शन में भी है, देखते हैं 1 का 6 होता है कि नहीं। अगर इसको ऐसे समझ में ना आए, इसको क्लॉकवाइज में बनाएंगे। जैसे यहाँ पे एक संख्या मैच करनी चाहिए, यहाँ पे जैसे 2 मैच किया, यहाँ पे भी 2 मैच किया, है ना। यहाँ पे क्या क्या मैच किया? तो यहाँ पे 2 मैच किया, यहाँ पे 2 मैच किया। अब इसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, जैसे 2 और 2 लिख दिए, ठीक। अब 2 के बाजू में कौन सा है? घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा कैसे घूमती है? ऐसे, तो घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो 2 के बाजू में कौन सा? 1, 2 के बाजू में कौन सा? 1, फिर 2 के बाजू में कौन सा है? 5, 2 के बाजू में कौन सा है? 5, फिर 1 के बाजू में कौन सा है? 4, फिर 1 के बाजू में कौन सा है? 4, फिर 5 के बाजू में कौन सा है? 6, तो 5 के बाजू में कौन सा है? 6। यानी कि ऐसा हम बना लिए, कैसा? घड़ी की दिशा में घूमने वाला। अब ये हो गया ना, अब एक दूसरे के विपरीत संख्या हो गया, एक दूसरे का ये विपरीत संख्या हो गया कि 2 का तो 2 हो नहीं सकता, 1 का हो गया 5 और 4 का हो गया 6। अगर आप ऐसे अभी मार रहे थे कि लूडो गोटी में 1 ऊपर होता है 6 नीचे होता है, 6 मार देते तो हमारा आंसर गलत हो जाता, क्योंकि 1 का यहाँ पे तो 5 निकल के आया, 1 का तो 5 निकल गया, क्योंकि 4 का विपरीत 6 निकल के आया ना, क्योंकि यहाँ पे पासा दिया गया है। अगर पासा नहीं दिया हो रहता और डायरेक्ट आपसे पूछता कि लूडो गोटी के पासे में 1 का विपरीत कितना होता है, तो 6 आप आसानी से मार सकते थे। तो 1 का विपरीत हो गया 5, ठीक। 1 का विपरीत हो गया 5, तो 1 सबसे नीचे है, तो 5 कौन सी संख्या होगी? सबसे ऊपर, यानी कि 1 का विपरीत हो गया 5, इसका आंसर हो गया ए। और 1 का 5 हो गया, 4 का 6 हो गया, तो बचा क्या? 2 का 2 हो गया ना। तो लूडो गोटी में 1 से 6 तक संख्या रहती है, तो 2 का विपरीत कौन सा हो जाएगा? 3, जबकि यहाँ पे 3 लिखा नहीं है, तो 2 का विपरीत 3 हो जाएगा। जब 2 का पूछते तो हम 3 मारते, है ना। तो 11 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1 का विपरीत 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
यदि कैब को 6 के रूप में लिखा गया और BAD बैड को 40 के रूप में लिखा गया है, तो HAD हेड को किस रूप में लिखा गया? ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, आइए बनाते हैं इसको। जैसे कैब का 6 लिखा गया है, CAB, कैब को लिखा गया 6। अब कैब को 6 लिखा गया है तो इसका अल्फाबेट यानी कि प्लेस वैल्यू काउंट करेंगे। जैसे C आता है 3 पर, एक आता है 1 पर, B आता है 2 पर, यानी कि 3 2 5 और 1 6, यानी कि यहाँ पे प्लस करने पर 6 आ जा रहा है। उसी प्रकार अगर बैड में देखेंगे तो बैड का चेक करेंगे तो BAD बैड का चेक करेंगे तो B आता है 2 में, E आता है 5 में, D आता है 4 में। 5 4 9 और 2 11, जबकि यहाँ तो 40 है, यानी कि हमारे ये लॉजिक नहीं लगा। अगर ऑप्शन में एग्जाम में कभी कभी माइंड ऐसा हमारा काम करता है ना कि कैब को देखे कि 4 2 6 3 2 5 और 1 6, एक लेटर लेटर काउंट करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे गिनेंगे 8 और 1 9 9 और 4 13। 13 तो ऑप्शन में नहीं है, कहीं भी नहीं, दूर दूर तक नहीं है, तो हमारा दिमाग फिर घूम जाता है कि अरे यार ये तो हो, लेकिन आंसर वो कहे ना खावे, यानी कि उसके आगे वाला भी चेक करना पड़ता है कभी कभी कि बी जो है 2 में है, ई 5 में है, डी 4 में, 5 4 9 और 2 11, जबकि यहाँ तो 40 है। यानी कि ये ऐसा लॉजिक नहीं लगा, कुछ दूसरा लॉजिक लगा हुआ है, कुछ दूसरा। तो आइए देखते हैं कि इसको एक काम करते हैं, इसको इंटू कर देते हैं। इसको इंटू करते हैं तो सी आता है 3 में, एक आता है 1 में और बी आता है 2 में। तो 3 दूनी 6 कम 6, अभी 6 हुआ। चाहे 3 2 5 और 1 6 जोड़िए, फिर 3 दूनी 6 कम 6 जोड़िए, या तो चाकू गिरे तरबूज पर या तरबूज गिरे चाकू पर, बात तो एक ही है। तो फिर इसको भी इंटू करेंगे, है ना। तो बी आता है 2 पर, ई आता है 5 पर और डी आता है 4 पर। 5 चौके 20 दूना 40। अब 40 है था आपके पास, हाँ 40 था आपके पास, यानी कि 40 प्रूफ हो गया। क्या किया ये कि अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू था, इसको आपस में इंटू किया, आपस में इंटू किया। तो हेड को आपस में इंटू करेंगे। एच आता है 8 पर, सॉरी एच आता है 8 पर, ए आता है 1 पर और डी आता है 4 पर। 8 चौक 32 से कम 32, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 32। इसका आंसर 32 है ऑप्शन में, हाँ 32 है। यानी कि जब एक ऑप्शन आ जाता है तो हमारा कलेजा ठंडा हो जाता है कि हाँ आंसर वाई लो रे, चल आंसर वाई लो। तो इसका क्या किया था इसका लॉजिक, तो प्लेस वैल्यू का आपस में इंटू किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक छात्रों के क्षैतिज पंक्ति में, एक छात्रों के एक क्षैतिज पंक्ति में प्रेक्षक का स्थान पंक्ति के बाएं छोर से 14वें स्थान पर है और जबकि उसकी मित्र सुरुचि का स्थान दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 18 छात्र है तो प्रेक्षा और सुरुचि के बीच कितने छात्र हैं? ये आपसे ये जो दिया हो ना पंक्ति में 18 छात्र, ये आपसे कंफ्यूजन के लिए दिया है, इसको मत पढ़िए, केवल इसको पढ़िए कि एक छात्रों के क्षैतिज पंक्ति में, क्षैतिज यानी कि ऐसे क्षैतिज पंक्ति में प्रेक्षा का स्थान पंक्ति के बाएं छोर से। चलिए एक लाइन खींच लिए, ठीक, आप भी खींचे होंगे। पंक्ति के बाएं छोर से, इसका दायां इधर बायां इधर, यानी कि बाएं छोर से जो 14वें स्थान पर कौन है जी? प्रेक्षा है। इधर से यहाँ तक जाएंगे तो ये 14 नंबर पर कौन मिलेगी? प्रेक्षा मिलेगी बाईं ओर से। ये लेफ्ट है और ये राइट है आपका, ठीक। उसके बाद उसी सूची में सुरुचि जो है स्थान दाएं से 10वें स्थान पर है। अब इसको यहाँ से गिना जाता है तो दाएं से ये 10वें स्थान पर है। कौन है? सुरुचि। पंक्ति में 18 छात्र है, उनको मतलब नहीं है क्योंकि 10 और 14 10 तो 24 हो गया, 18 कहाँ से होगा? ये हमको कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ था, इसमें दिक्कत नहीं है आपको। तो प्रश्न पूछा है कि तो प्रेक्षा और सुरुचि के बीच कितने छात्र हैं? अब प्रेक्षा और सुरुचि के बीच कितने छात्र हैं? तो 14 में 10 किया तो 4, इसके बीच में तो 4 ही छात्र होंगे क्योंकि ये इधर से 14वां स्थान, ये इधर से 10वां स्थान, तो 14 में 10 किया 4, यानी कि इसके बीच तो 4 ही स्टूडेंट होंगे ना। तो हम सीधे आंसर लगाएंगे, बी नंबर इसका ऑप्शन होगा 4। हमको वो 18 टोटल स्टूडेंट दिया है, उससे हमको मतलब नहीं है। वो तब काउंट होता कि पी दाई से मुड़ गया तो उसका 16वां आ गया, प्रेक्षा दाई ओर से बाई ओर से मुड़ गई तो ये 17वां आ गई। तो अब कक्षा में कितने छात्र है वो उसमें पूछता था, लेकिन ये इसमें इसको काउंट नहीं करेंगे। इस दोनों के बीच में कितना है? तो इधर से 14, इधर से 10, ये दोनों के बीच में तो 4 ही तो स्टूडेंट है। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, चौथा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए समूह में से विषम संख्या का चयन कीजिए। अब ये चारों में से विषम कौन सा है? जैसे अगर देखें हम तो आपको स्क्वायर याद होगा, आपको स्क्वायर, उम्मीद करते हैं कि आपको 30 तक तो स्क्वायर कम से कम याद होगा। 30 तक नहीं है तो कम 35 तक, क्योंकि आप इस कंपटीशन इडिक्विटी वाले एसएससी एग्जाम जो वेंडर है एसएससी का इडिक्विटी, उस कंपटीशन वाले जमाने में आप जी रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 30 तक कम से कम स्क्वायर और 25 तक कम से कम क्यूब, ये तो याद होगा। अगर ये याद नहीं है तो आप कंपटीशन में बहुत पीछे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन भी फास्ट एकदम दाएं हाथ, दाएं जो बोलते हैं ना कि दाएं उंगलियों का खेल है कंपटीशन। तो अगर ये याद है ना
टेबल हो गया, फॉर्मूला हो गया, क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, ये अगर याद आ गया ना, पहाड़ा याद आ गया, तो उम्मीद करते हैं जो कैलकुलेशन है वो बहुत फास्ट बनेगा आपसे, बहुत फास्ट, और आपका एग्जाम में टाइम भी बचेगा। सबसे अगर एग्जाम में जैसे मेरे एग्जाम में प्रश्न आया कि हम 20 में जीडी का एग्जाम देने गए, तो 20 प्रश्न में मेरा 15 छो इजी आया और 5 गो आया कैलकुलेशन। तो बाहर निकल के दूसरा बच्चा से हम सुन रहे का कि अरे 5 गो बहुत टफ हलो ना बनलो। 5 गो हालांकि टफ नहीं था, 5 गो हालांकि कैलकुलेशन था, और जब आपका कैलकुलेशन वीक है तो आपको वो प्रश्न कठिन लगेंगे, आपको वो प्रश्न टफ लगेगा क्योंकि वो कैलकुलेशन है। और अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो वो प्रश्न आपको इजी लगेगा और वो आप समय के अंदर ही बना दीजिएगा। तो ऐसा होता है, प्रश्न कोई भी कठिन नहीं होता, हालांकि कैलकुलेशन आता है उसी को हम कठिन बनाते हैं, उसी को जो नहीं बनता उसी को हम छोड़ के आ जाते हैं या तो फिर गलत मार के आ जाते हैं। तो ये होता है कंपटीशन, और उसी कंपटीशन में आप भी जी रहे हैं। तो कम से कम अभी भी जीडी के लिए कम से कम तो 42 दिन तो है आपके पास, 40 दिन हम मान के चले 40 दिन है, तो कम से कम 30 तक का स्क्वायर, 25 तक क्यूब, और जो बचा टेबल कम से कम 40-50 तक टेबल। उसके बाद जितना मैथ का फॉर्मूला है वो याद कर लीजिए, आपका कैलकुलेशन एकदम फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर आपको याद होगा कि 13 का स्क्वायर जो है 169 है, हाँ 169 तो है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 तो है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 है। लेकिन 8 का स्क्वायर 64 होता है। हम ऑप्शन बी मार के यार निकल गए, इसका लॉजिक नहीं पता, बी मार के आंसर निकल गए। बी तो है इसका आंसर, लेकिन लॉजिक क्या लगा कि 7 का स्क्वायर 49 है, 13 का स्क्वायर 169 है, 3 का स्क्वायर 9 है, लेकिन 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, यहाँ तो 65 है, यानी कि ये हम आंसर इसका मार के निकल गए। लेकिन इसका लॉजिक है कि ये विषम संख्या, क्या कि 7 भी विषम संख्या, 49 भी विषम संख्या, 13 भी विषम संख्या, 169 भी विषम संख्या, 3 भी विषम संख्या और 9 भी विषम संख्या। लेकिन जो ये 8 है, ये 8 जो है क्या सम संख्या, यानी कि इसको अगर हिंदी में इंग्लिश में बात करें तो प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर है ना, इवन नंबर, ऑड नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर, और को प्राइम और प्राइम बोले तो अभाज्य और सहअभाज्य। तो आज 8 जो है वो तो सम संख्या है, लेकिन ये इसका लॉजिक लगा कि जो बाकी जो 3 ऑप्शन में वो विषम संख्या में, हालांकि यही जो बी नंबर ऑप्शन है वो सम संख्या, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 और 64 भी सम संख्या है, ये 65 दे दिया कंफ्यूजन करने के लिए। तो इसका 14 हो जाएगा बी नंबर आंसर, है ना, विषम छाटना था। नेक्स्ट 15, फ्रेंच जो है वो भाषा है, फ्रेंच जो है भाषा संबंधित है, तो ट्रेन से क्या संबंध होगा। फ्रेंच क्या है, भाषा। जैसे अगर आप इंग्लिश में बाला सर से पढ़ते होंगे कि हिंदी, तो केवल हिंदी लैंग्वेज हुआ, हिंदी के पहले दा लगा दिए, दा हिंदी, तो क्या हुआ हिंदी लोग, यानी कि दा लगाते हैं वो आदमी को डिनोट करने लगता है कि हिंदी लोग। तो ऐसे ही फ्रेंच भाषा है, तो दा फ्रेंच, फ्रेंच लोग जो फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच लोग। तो फ्रेंच क्या है, हमारा एक भाषा है, फ्रेंच क्या है, हमारा भाषा है। तो ट्रेन क्या है, ट्रेन यात्रा है, वाहन है, सामान है, पटरियां है। ट्रेन क्या पटरियां है, अगर फ्रेंच भाषा है तो ट्रेन पटरियां है, पटरियां तो आप ऐसे काट दीजिएगा क्योंकि ट्रेन तो पटरियां है, ट्रेन पटरियों पर चलती है। अगर यहाँ पे होता कि फ्रेंच किसी पर चलती, किसी कोई भाषा पे चलती, तो हम मार सकते थे ट्रेन पटरियों पे चलती है। तो अगर फ्रेंच भाषा है तो ट्रेन तो पटरियां नहीं, ट्रेन तो सामान भी नहीं है, ट्रेन सामान नहीं है, ट्रेन में सामान लाद के हम ले जा सकते हैं, हालांकि वो मालगाड़ी है जो सामान ले जाती है, लेकिन इससे संबंधित ये लॉजिक नहीं लगेगा हमारा। उसके बाद अब 2 ऑप्शन, ट्रेन यात्रा है या ट्रेन वाहन है। तो इसका सीधा सीधे ऑप्शन हम बी मार के निकलेंगे कि ट्रेन वाहन है। वाहन किस लिए, कि हम लोग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ती है, वो भी बिल्कुल क्या बोले, जनरल बोले तो मुफ्त में, और स्लीपर बोले या एसी बोले तो पैसा लगेगा, है ना। तो ट्रेन जो है वो वाहन है, हमको एक जगह से दूसरे जगह पे छोड़ती है, कभी टाइम से और कभी लेट से भी, तो वो ट्रेन पे डिपेंड है। तो अगर फ्रेंच एक भाषा है तो ट्रेन एक वाहन है, ट्रेन यात्रा नहीं है, यात्री तो हम लोग हुए, यात्री तो हम लोग हुए, ट्रेन तो वाहन है जो हम लोग को ले जा रही है। 15 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 क्या कहता है कि 4:15 पर घड़ी की सुइयां किस कोण पर होती है। ये एक नया टाइप का सवाल है, ये एक नया टाइप का सवाल है कि 4:15 में है तो दोनों के बीच की जो गैप है वो कितना डिग्री का कोण बनेगा। जैसे पहले अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर घड़ी छापे, घड़ी थोड़ा ज्यादा बड़ा होगी, छोटा घड़ी लेंगे, तो आप सभी जानते हैं कि घड़ी में ये 3 होता है, यहाँ पे ये 12 होता है, ये 6 होता है और ये 9 होता है। तो हमको बोला 4:15 यानी कि 4 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। तो 4:15 यानी कि घंटा का सुई जो होगा 4 के जस्ट हल्का सा आगे होगा, है ना। घंटा का सुई 4 से जस्ट हल्का सा आगे होगा, और मिनट का सुई तो 15 पे होगा, मिनट का सुई तो 15 पे होगा ना। तो मिनट के सुई 15 पे होगा, 4:15 ये क्या हो जा रहा है, ये नहीं मिट रहा है। हाँ, तो
घंटा का सुई 4 बजे और 1 मिनट बोर्ड हैंग कर रहा है 3, 9, 6, 12। तो यहाँ पे एक सुई है और यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 5 होगा। तो घंटा का सुई जस्ट 4 से हल्का सा आगे होगा और मिनट का सुई जस्ट 3 पे होगा, तब हम कहेंगे कि 4:15 है। तो पूछा कि ये दोनों के बीच का जो कोण है ना, वो कितने डिग्री का कोण बनता है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, आप नोट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है। क्या होता है शॉर्ट ट्रिक? कि माइक जल रहा है ना? हाँ, आवाज थोड़ा ब्लर भी आ रहा होगा, चमक भी रहा होगा, क्योंकि माइक खराब है, माइक हम लोग अच्छे से ले नहीं पा रहे हैं। इसका नोट होता है 11/2 m यानी कि मिनट माइनस 30 इंटू h। h मतलब कि आवर यानी कि घंटा, m मतलब समझ लीजिएगा कि ये मिनट है और h मतलब ये घंटा है, सॉरी घंटा है ना। तो ये समझ लीजिएगा कि मिनट और घंटा है। तो इसी को इस पे एग्जांपल देके हम बताएंगे क्या कि 4:15। तो पहले मिनट है तो 11/2 और मिनट की जगह पे क्या करेंगे, 15 मिनट है तो 15 से गुना करेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे तो 30 और गुना किस में करेंगे, घंटा कितना है, तो जो 4 बजा है, 4 बजा यानी कि 4, तो 4 घंटा, इसको गुना कर देंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे इसको करेंगे हम तो 11 गुना 15 करेंगे तो 165/2 माइनस 4 तिया 12 यानी कि 120। अगर ये माइनस में भी आ जाए तो हमेशा आंसर इसको पॉजिटिव में मानना है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। माइनस में भी आ जाए तो पॉजिटिव में ही आंसर मानना है। तो इसको भागा देंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, 2 यानी कि 84.5, सॉरी 84 नहीं 82.5 है ना, 82.5 होगा ना ये, तो 82.5 होगा माइनस 120 घटाना है, तो ये तो माइनस में आ जाएगा, लेकिन इसको हमको मानना है पॉजिटिव में। तो 120 में 80 गया, बचा 40, 40 में से 2 गया, 40 में से 2.5 गया, तो बचा हमारे पास 37.5 जो है इसका आंसर हो जाएगा कि 4:15 में 37.5 डिग्री का कोण बनेगा। इसका आंसर हुआ बी नंबर। इसका शॉर्ट ट्रिक ये याद रखिएगा, ये वाला कि ये याद रखिएगा तो हमेशा डिग्री का कोण कितना बचकर कितना मिनट में बीच में जो कितना डिग्री है वो बन जाएगा। इसी ट्रिक से 11/2 गुना m माइनस 30 गुना h, यानी कि घंटा बोले h बोले तो कितना बजा और कितना मिनट पे बोले तो 11/2 m। तो इससे आप बना सकते हैं ये ऐसा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एक दर्पण को रेखा के mn पर स्थापित किया जाता है। mn एक लाइन है, उसमें एक शीशा में एक वस्तु है रखा गया है। तो ज्ञात कीजिए कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति की दर्पण छवि होगी। दर्पण यानी कि यहाँ पे शीशा लगा हुआ है, तो इस और ये कैसा दिखेगा, इस और ये कैसा दिखेगा। तो हम जब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो त्रिभुज है आपको दिख रहा होगा, तो ये त्रिभुज जो है वो दाईं ओर है और इसको अगर हम जस्ट ऐसे पलटे तो ये जस्ट हमारा क्या हो जाएगा, बाईं ओर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक हम डब्बा ले और यहाँ पे एक त्रिभुज ले और इसको ये भी यहाँ पे है तो इसको जस्ट पलटेंगे तो ये आ जाएगा इस कोने में और इस कोने में आ जाएगा। तो इस कोने में त्रिभुज का है, ए में है, सी में है, बी में नहीं है, गलत, डी में है, 3 है ऑप्शन बचा आगे। अब ये जो खिलौना है उसको जस्ट अगर पलटेंगे तो ये जो है इस कोना में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। और कलर वाला है तो कलर वाला इधर है ना, कलर वाला इधर है तो कलर वाला अब ऐसे हो जाएगा, कलर वाला अब ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये जो है कलर वाला, ये कलर वाला और ये जो बचा ये दोनों व्हाइट वाला, यानी कि कलर वाला ऊपर आ जाएगा, कलर वाला ऊपर आ जाएगा। हाँ ये ए हो सकता है, बी नहीं हो सकता, सॉरी ए तो नहीं हो सकता क्योंकि इस कोने में है, इस कोना में है, और डी तो होगा नहीं क्योंकि ये भी उस कोना में है। तो हमारे पास ऑप्शन बचा सी नंबर, क्योंकि इस कोना में भी है और यहाँ पे कलर है, यहाँ पे कलर, तो ये कलर है, बाकी ये जो बचा व्हाइट, ये व्हाइट है, यानी कि और ये और फिगर है और ये जो लाइन है ऐसे ऐसे वो हमारा किस ओर रहेगा, तो इस ओर रहेगा लाइन ऐसे ऐसे। तो ये दर्पण प्रतिबिंब का है फिगर है कि यहाँ पे एक शीशा रखा हुआ रहता है, इसको शीशे में देखेंगे तो कैसे दिखेगा, हमेशा कुछ लिखा हुआ अगर शीशा में दिखेगा ना तो हमेशा उल्टा दिखेगा वो, तो जस्ट ये उलट जाएगा, ऐसा है ना। तो ये फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया कौन सा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 4 आकृतियां दी गई हैं जिनमें से 3 किसी न प्रकार से समान है और एक बेजोड़ है, तो उस बेजोड़ का चयन कीजिए। आइए देखते हैं। जैसे चारों में देखे तो नीचे का एरो, नीचे 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 एरो, हाँ अगर ये दोनों में देखे तो नीचे में नीचे एरो है, लेकिन इसमें ऊपर एरो है, इसमें दाईं ओर एरो है,
तो एरो से क्या छाटेंगे। और देख लेते हैं और किसमें, आखिर एरो तो सब में सेम है, चेंज तो नहीं है। आगे इसमें भी फूल बना हुआ है, इसमें भी फूल बना हुआ है, इसमें भी फूल बना है, इसमें भी फूल बना हुआ है। अब स्टार देख लेते हैं, इसमें भी ये ब्लू कलर का स्टार है, इसमें भी ये भी गाढ़ा स्टार है, इसमें भी ये गाढ़ा स्टार है, लेकिन इसमें जो है वो फीका स्टार है। इसमें फीका स्टार है, हमारा आंसर हो जाएगा बेजोड़, यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो स्टार है ना कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार स्टार है, लेकिन यहाँ पे जो ऐसे 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 एकदम मिक्स कलर का है। यहाँ पे ये तीनों में एक जैसा स्टार है, लेकिन यहाँ पे स्टार अलग है, यानी कि ये तीनों हमारा ऑप्शन जो है एक जैसा है, यानी कि तीनों गलत, और ये जो बेजोड़ है ए नंबर ये सही होगा इसका आंसर। तो 18 का हो गया ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19वां, 6 जुलाई 2011 को बुधवार था, तो 16 फरवरी 2010 को सप्ताह का कौन सी दिन था। ये हमारा कैलेंडर का क्वेश्चन, हमको ये इससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है इससे। तो 16 को 16 लिखेंगे। हमने क्या कहा कि अगर लीप ईयर है तो जनवरी और फरवरी में असर पड़ता है, तो 2010 लीप ईयर है, लीप ईयर यानी कि 4 से भागा देंगे और वो पूरा पूरी अगर कट जाएगा तो हम मानेंगे कि लीप ईयर है। 2010 तो 4 से जाएगा नहीं, यानी कि ये लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है, यानी कि फरवरी का जो पहले मान था वो बाद में भी अब भी रहेगा। तो फरवरी का क्या था, फाड़ देंगे मार देंगे, इसको एग्जाम्पल से याद करेंगे कि फरवरी और मार्च, फाड़ दबो मार दबो, यानी कि तीन 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 टुकड़ा में बांट देंगे। उसके बाद 16 का हो गया, फरवरी का हो गया, फिर 1900 का 0 कोड होता है, 2000 का 6 कोड होता है, फिर प्लस एक बार 10 का कोड 10 का 10 लिखेंगे, और 10 को 4 से भागा देके भागफल लिखेंगे, यानी कि 4 दूना 8, भागफल हमारे पास कितना आया 2, हम शेषफल नहीं लिखेंगे भागफल लिखेंगे। और इसको सप्ताह में 7 दिन होता है उससे हम डिवाइड करेंगे। जैसे अगर इसको और शॉर्ट करना चाहे तो 7 दूनी 14, यहाँ बचा 2, फिर 7 एकम 7, यहाँ बचा 3, अब जोड़ सकते हैं, 3 और 3 6, 6 दूनी 12, 12 और 4, 12 और 4 कितना होता है 16, और फिर 16 को 7 से बढ़ाया तो इसको भागा देके शेषफल अब रखेंगे हाथ में, तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा 2, और 2 में कौन सा दिन होता है, तो सोमवार पहला दिन, दूसरा दिन मंगलवार, यानी कि दूसरा दिन कौन सा होगा ट्यूसडे, दूसरा दिन कौन सा होगा ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार किसमें है, हमारा आंसर इसमें है। संडे मंडे का कोड कैसे याद रखते हैं, तो मंडे होता है जब भी हमारा संडे को कुछ ऑफिस या सरकारी हॉलीडे रहता है, यानी कि छुट्टी रहता है, तो मंडे को खुलता है, यानी कि मंडे को पहला दिन है। कोई भी सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, मंडे की पहला दिन खुलता है, तो मंडे 1, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6, और रविवार 7 नहीं, रविवार 0, क्योंकि रविवार के दिन छुट्टी होता है, तो रविवार का कोड 0 याद रखिएगा, बाकी सोमवार से शनिवार तक 1 2 3 4 5 क्रम से आएगा। ठीक है, तो दूसरा दिन में कौन सा हो गया, मंगलवार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां और आज का अंतिम सवाल, कि उस समूह का चयन कीजिए जो दिए गए संख्याएं से उसी प्रकार संबंधित जैसे कि निम्नलिखित समूह से संबंधित है। जैसे 15 से 22 और 22 से 31 कैसे संबंधित, उसी प्रकार 4 विकल्प आपके पास दिए हैं। जैसे अगर हम इसमें अल्टरनेट देखें तो 15 से 22 गया, 15 से 22 गया, यानी कि क्या किया, ये +7 किया, फिर 22 से 31 गया, तो यहाँ पे क्या किया, ये +9 किया, यानी कि हम मान सकते हैं कि अल्टरनेटिव विषम संख्या, यानी कि पहला 7 फिर 9, पहला 7 फिर 9। आइए देखते हैं, तो 23 और 7 30, यहाँ पे तो +7 है, उसके बाद 30 और अगर 9 जोड़ेंगे तो 39, यहाँ पे तो 40 है, खत्म। 7 और 7 14, यहाँ पे तो +7 है, ठीक, और यहाँ पे अगर 9 जोड़ेंगे तो 14 और 9 होता है 23, यानी कि यहाँ पे भी +9 है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। हमारा तो आंसर मिल गया। 11 और 7, 11 और 7 18, जी बिल्कुल सही है, और 18 और 9 जोड़ेंगे तो 27 होता है, यहाँ पे 29 है, ये भी गलत। डी नंबर में 7 और 5, यहाँ पे 12 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 11 है, यानी कि ये भी नहीं। हमारा विकल्प कौन सा होगा, दूसरा विकल्प होगा +7 और +9। ये सिंपल सा लॉजिक लगा इसमें कि +7 +9, +7 +9, इसका आंसर हुआ बी नंबर। तो ये रहा हमारा आज का 20 का 20 प्रश्न, ये सबका एग्जाम्पल यानी कि आंसर है। ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल MK विजडम एकेडमी में मिल जाएगा। तो आज का ये सेशन कैसा लगा, प्रैक्टिस सेट 6 कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में हिंदी के साथ, तब तक आपको अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।